हाँ जी, तो देखो वो स्टेप क्या था, वो क्या पॉलिसी थी जो अडॉप्ट की गई। दैट वाज स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट्स? ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसमें दो वर्ड्स हैं आपके पास, ग्रीन एंड रेवोल्यूशन। जहां पे स्टूडेंट्स ग्रीन जो है इसको बेसिकली किसके लिए बनाया गया, इसको किस चीज को डिनोट करने के लिए बनाया गया? इसको डिनोट करने के लिए बनाया गया क्रॉप। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करता हूं रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना, ड्रास्टिक चेंज आ जाना, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका मतलब क्या था? अ स्पर्ट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था अ स्पर्ट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया? इससे हमने नाम दिया स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अ स्पर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे तो इंडिया वाज इनटू कमर्शियल फार्मिंग, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था। इंडिया के पास फूड ग्रेन्स तक भी नहीं थे कि वो अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली फीड कर सके। तो इस चीज का कॉम्बैट करने के लिए, इस चीज को फेस करने के लिए हमने क्या किया? हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ खास हमने किया था, सिर्फ बेसिकली यहां पे दो सबसे ज्यादा चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। वो दो चीजें क्या थी? मेजरली गवर्नमेंट ने HYV सीड्स को बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जाके क्या किया स्टूडेंट्स? प्रमोट किया था। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने HYV सीड्स को बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जाके प्रमोट किया। देश भर में HYV सीड्स को बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या किया गया? पहुंचाया गया। सो बहुत सिंपल है, जब कोई चीज नहीं आती है तो पीपल आर रिलेक्टेंट कि यार नई चीज है, अच्छी होगी बुरी होगी, ऊपर से ऐसा देश हो जो लोग अपने लैंड को, जमीन को अपनी मां मानते हैं, तो वो किसी भी तरह के केमिकल के चीज को कैसे यूटिलाइज कर लेते, यूज कर लेते। ठीक है, तो इस चीज के लिए कि लोग उसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, उसके फायदे को समझे, गवर्नमेंट ने क्या किया? ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज को डिक्लेयर किया। किसके ऊपर? HYV सीड्स के ऊपर, कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, HYV सीड्स जो हैं हम क्या करेंगे? HYV सीड्स आपको देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? HYV सीड्स आपको देते हैं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत सस्ते रेट पे देंगे, आप इन्हें इस्तेमाल तो करके देखें। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसमें दो तीन चीजों को प्रमोट किया। HYV सीड्स के यूज को प्रमोट किया, फिर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को प्रमोट किया। ठीक है, बिसाइड्स दैट गवर्नमेंट ने क्या किया? इरिगेशन की फैसिलिटीज को इसके अंदर इंप्रूव किया। ठीक है, तो मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में सफिशिएंट बनाने के लिए लिया गया एक बहुत पहला स्टेप था, जिसके अंदर एक पैकेज डील निकाली गई। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाए, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया गया। किसको? कस्टमर्स को। किसको? लोगों को ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन टेक्निक्स को प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके फादर, ठीक है, मतलब वो पहले इंसान जो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले थे, ठीक है, अभी भी हैं वो, उनका नाम है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये पहले इंसान है स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जिन्होंने इंडिया में किस कॉन्सेप्ट को यूज किया था? MS स्वामीनाथन को। तो इसलिए इंडिया में हम इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है स्टूडेंट्स? MS स्वामीनाथन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर, अमेरिकन साइंटिस्ट है, एग्रो साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलो। ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलो जो है स्टूडेंट, वो क्या है? वो वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले जो पर्सन थे वो कौन थे? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलो। लेकिन इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट को यूज किया था वो किसने किया था? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने यूज किया था। होपफुली स्टूडेंट आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब
बेसिक एक पेरिफेरल आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इस ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था दो फेजेस में, एक ही बार के फेज, एक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा सेंट्रलाइज्ड फेज एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। दो फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, एक मैं कह रहा हूं आपसे क्या, सेंट्रलाइज्ड फेज, और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, डिसेंट्रलाइज्ड फेज। ये सेंट्रलाइज क्यों कह रहा हूं और डिसेंट्रलाइज क्यों कह रहा हूं, अभी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये दो फेजेस क्या थे, दो फेजेस में जो पहला फेज था वो कौन सा था, वो था मिड 1960s से, क्या था, मिड 1960s से लेकर के कब तक, अप टू मिड 1970s, अप टू मिड 1970s, ठीक है। पहला फेज तो था वो क्या था, मिड 1960s से लेकर के मिड 1970s तक। इसमें क्या था, इसमें HYV सीड्स के यूज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, सिर्फ रिच स्टेट्स तक, मतलब वो स्टेट्स जहां पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़ चढ़ के होता है, केवल उन स्टेट्स तक इसको क्या कर दिया गया था, सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था। जैसे कि वो स्टेट कौन से थे, इसको सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, केवल इन स्टेट्स तक ही क्या किया गया था, केवल इन स्टेट्स तक ही इसको रहने दिया गया था, ठीक है। और बेसिकली स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया था वो किसको किया गया था, प्रमोट वीट, ठीक है। क्या प्रमोट किया गया था, वीट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, क्योंकि ये स्टेट जो है वीट के मामले में, गेहूं के मामले में इनकी सॉइल बहुत रिच थी, बहुत अच्छे फार्मर्स थे, सब चीजें बहुत सही थी, इसलिए पहला जो फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो सिर्फ 1960 से 1970s तक में 3 स्टेट्स में किया गया, और सिर्फ एक क्रॉप को लेके किया गया, किसको लेके, वीट को लेके। इसीलिए इसके पहले स्टेज को समटाइम वी रेफर एज वीट रेवोल्यूशन एज वेल, इसे क्या बोलते हैं, वीट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। और इस पूरी स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि आप यहां पे बहुत सेंट्रलाइज्ड थे, ठीक है, कि सिर्फ यहां से यहां तक ही रहेंगे। तो पहला फेज तो स्टूडेंट्स ये है। इसके बाद दूसरा फेज जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट किया गया, सेकेंड फेज, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट फेज हो गया। जो सेकेंड फेज स्टूडेंट्स अडॉप्ट किया गया, देखो जब आपका फर्स्ट मिड 1970s से लेकर मिड 1960s से लेकर 70s तक है, तो जो सेकेंड फेज है वो कहां तक होगा, सेकेंड स्टेज स्टूडेंट्स कब अडॉप्ट की गई, सेकेंड स्टेज को अडॉप्ट किया गया मिड 1970s से लेकर के कब तक, अप टू मिड 1980s तक। और स्टूडेंट इस स्टेज को स्टेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। डिसेंट्रलाइजेशन की स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर मोर स्टेट्स को ऐड किया गया, और साथ ही साथ में वीट, केवल वीट नहीं, वीट के साथ साथ इस केस के अंदर हमने क्या किया, वीट के साथ साथ वीट, राइस, मिलेट, बाजरा, ठीक है, वीट, राइस, मिलेट, बाजरा एंड बार्ले एंड मेज, सॉरी बार्ले, बार्ले एंड मेज, ठीक है, इन सारी क्रॉप्स को और ऐड किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टेट था स्टूडेंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो फर्स्ट फेज और दूसरा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में इसको कहां तक अडॉप्ट किया गया, फर्स्ट फेज में इसको सिर्फ 3 स्टेट तक अडॉप्ट किया गया और केवल एक क्रॉप तक रखा गया। जबकि दूसरे फेज के अंदर इसको क्या किया गया, दूसरे फेज के अंदर इसको बेसिकली दो अलग अलग फेजेस तक के लिए अडॉप्ट किया गया, जिसमें क्रॉप को भी ज्यादा ऐड किया गया, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेट्स को भी बढ़ा दिया गया। और इसने स्टूडेंट इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था स्टेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल स्टेटस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट किया गया था स्टूडेंट्स। और बेसिकली यही एक अकेला तरीका था जिससे इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आज जिस भी एक्सटेंट तक पहुंच पाया है वो यहां तक पहुंच पाया। तो होपफुली आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आया होगा, बट इट इज नॉट डन येट। अभी कुछ चीजें और है हमें इंपॉर्टेंट जो देखनी है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जैसे कि सबसे पहली चीज फीचर्स क्या थे स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के। फीचर्स का मतलब है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन सी चीजों को और इंक्लूड किया गया। तो फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है,
बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो पहला पॉइंट और पहला फीचर जो हमारे पास है वो क्या है, फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन्स, फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि बेसिकली इसका फोकस किया गया कुछ पोटेंशियल रीजन्स के ऊपर, ठीक है, कि इस जगह पे इस जगह पे ही केवल इसको होना चाहिए, क्योंकि देखो हर जगह पे अडॉप्ट करके फायदा नहीं था, हर जगह की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, हर जगह की फर्टिलिटी लैंड की अच्छी नहीं है, तो हर जगह पे अडॉप्ट करके केवल इस प्रोग्राम को हम क्या करते, रियून कर देते, ठीक है। इसके लिए इस प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए रीजन सेलेक्ट किए गए कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पे हर तरह की चीज अवेलेबल है और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, पहली चीज। इसके बाद मॉडर्न इनपुट्स को इसके अंदर प्रमोट किया गया, किसको प्रमोट किया गया, मॉडर्न इनपुट्स को। मॉडर्न इनपुट्स में जैसे कि सबसे पहला क्या मैंने आपको समझाया, सबसे पहले HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड इसके अंदर और क्या किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सटेंसिव यूज को प्रमोट किया गया, ठीक है। इसको इसके अंदर और क्या किया गया, प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन के हर तरीके को। स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है ना, ठीक है, जो HYV सीड्स होते हैं उनको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए इरिगेशन के प्रॉपर टेक्निक्स को डिजाइन एंड डेवलप किया गया, ठीक है। इसके बाद इसी पॉलिसी के अंदर क्या किया गया, अवेलेबिलिटी ऑफ, एक तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया। स्टूडेंट्स क्रेडिट के साथ साथ फार्मर को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज भी दी गई। जो फार्मर सेलेक्टेड थे कि नई टेक्नोलॉजी है, लैंड खराब हो सकती है, और जो भी उनके रीजन थे उसके लिए उनको एक अच्छे खासे अमाउंट की क्या दी गई स्टूडेंट, सब्सिडी दी गई, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या किया गया, आपके पास पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स है, इसके यूज को प्रमोट किया गया। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करते वक्त इन सारी बातों के कंप्लीट पैकेज के तौर पे क्या किया गया था स्टूडेंट्स, लॉन्च किया गया था। अब स्टूडेंट जब ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आ गया तो देखते हैं क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया के एग्रीकल्चर को कोई फायदा हुआ, मींस ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या थे, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज जो सबसे पहला फायदा हुआ वो हुआ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। सबसे पहला फायदा क्या हुआ, सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इंडिया क्या बन पाया, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन पाया, इंडिया आत्मनिर्भर बन पाया फूड ग्रेन्स के मामले में। अब इंडिया को बाहर के देशों से बहुत मिनिमम क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, और फूड ग्रेन्स तो बिल्कुल भी इंपोर्ट करने की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे स्टेप को अडॉप्ट करने के बाद। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, सफिशिएंसी हो पाई इंडिया की किसके अंदर, फूड ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंडिया अटेन कर पाया, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। इंडिया क्या अटेन कर पाया स्टूडेंट्स, इंडिया अटेन कर पाया मार्केटेबल सरप्लस। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट में क्या जनरेट करना, आउटपुट फूड ग्रेन्स को जनरेट कर लेना, सो दैट दे कैन बी सेल इनटू द मार्केट टू अर्न सम प्रॉफिट, ठीक है। तो इंडिया मार्केटेबल सरप्लस को जनरेट कर पाया, ये एक फायदा हुआ। इसके बाद, ठीक है, और क्या फायदा हुआ, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। जो स्टूडेंट्स लो इनकम ग्रुप्स वाले फार्मर थे, ठीक है, यहां फार्मर की बात ना करके जनरली कंज्यूमर की बात की जा रही है। देखो पहले क्या था, बहुत हार्ड मतलब हार्डकोर तरीके से खेती की जाती थी, तो बहुत मेहनत लगती थी, बहुत ज्यादा फार्मर का टाइम लगता था, इसकी वजह से क्रॉप्स महंगी भी थे क्योंकि अवेलेबिलिटी भी कम थी। बट जब आपने HYV सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन करा तो सरप्लस आ गया, बहुत सप्लाई हो गई, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड तो थी ही, तो इसलिए रेट क्या हो गए, कम हो गए। तो जो लोग कम इनकम वाले थे, जिनके पैसा कम होता था, मनी कम होती थी, पहले वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स वालों को फायदा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक फायदा ये है, चलो ये आगे इफेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कोई दिक्कत आई, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देश में कोई दिक्कत आई,
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज लिमिटेड क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपके सामने पहले लिख दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो अच्छा तो था, लेकिन हर तरह के सीड्स इसमें तैयार नहीं किए गए थे। राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ठीक है, ये कुछ सेलेक्टेड क्रॉप से, कुछ 5-6 क्रॉप से जिनके ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन काम करता था। बाकी किसी भी तरह की क्रॉप के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्टिव नहीं था। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि ये लिमिटेड क्रॉप्स तक ही क्या था, अवेलेबिलिटी थी इसकी, ठीक है, लिमिटेड क्रॉप्स, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी दिक्कत कन्फाइंड टू लिमिटेड एरिया। ये भी आपको मैंने समझाया कि हर एक एरिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया गया, कुछ लिमिटेड एरियाज ही थे जिन एरियाज के अंदर हम क्या करते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर पाए थे। तो कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज एज वेल, ठीक है। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट है वो है इकोनॉमिक डिवाइड। इसने क्या कर दिया, बेसिकली इकोनॉमी को, रिचर और पुअर फार्मर्स को और ज्यादा इफेक्ट किया। कैसे किया वो समझो स्टूडेंट्स। देखो, जो रिच फार्मर्स थे सिर्फ HYV सीड्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने क्या दी, सब्सिडीज दी। बट HYV सीड्स के अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जब हम HYV सीड्स को कल्टीवेट करते हैं तो मेनी मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, काफी सारी और चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो लो इनकम ग्रुप के फार्मर्स थे वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाए। तो जब वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो उनकी खेती वैसे ही रही, लेकिन जो थोड़े से रिच फार्मर्स थे उनने हर तरह की चीजों को अडॉप्ट किया और उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई, प्रोडक्शन और बढ़ गया, तो उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ गई। जबकि जो लो इनकम ग्रुप वाले थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो लो वाले वहीं रह गए जबकि रिचर वाले और रिचर हो गए। तो ये जो इकोनॉमिक डिवाइड था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था। इसी के साथ साथ स्टूडेंट एक और पॉइंट जो हमारे पास है वो है इकोलॉजिकल इफेक्ट। आप जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में पूरी तरीके से बहुत ज्यादा किसका यूज कहा गया, आपका एक तरीके से बहुत ज्यादा केमिकल्स के ऊपर एम्फेसाइज दिया गया कि केमिकल के बने सीड्स, केमिकल के पेस्टिसाइड्स, केमिकल के इंसेक्टिसाइड्स। तो इसकी वजह से आप जानते हो केमिकल्स जब यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो भी खराब होगा और केमिकल्स का यूज करने से इकोलॉजिकल इंबैलेंसेस होते ही हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो थी प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अब यहां पे स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिबेट ओवर सब्सिडीज। डिबेट ओवर सब्सिडीज। अब स्टूडेंट ये डिबेट ओवर सब्सिडीज क्या है इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो फार्मर्स रिलक्टेंट थे। तो इकोनॉमिस्ट ने ही कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड गिव देम सब्सिडीज, हमें सब्सिडीज देना चाहिए। सब्सिडीज लेंगे, उनको आदत होगी तो ऑटोमेटिकली वो अगली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के कार्य मतलब प्रोग्राम को खुद से भी प्रमोट करेंगे, खुद से वो सीड्स खरीदेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जब ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया तब जो इकोनॉमिस्ट थे वो they were entirely in favor of what? They were entirely in favor of subsidies, providing subsidies to poor and landless farmers, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन ये चीज गवर्नमेंट को महंगी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि सब्सिडीज को रैशनलाइज तो किया नहीं गया, हर तरीके के फार्मर को सब्सिडी दी गई, चाहे वो रिच फार्मर है चाहे वो पुअर फार्मर है, सबको सब्सिडी दी गई। अगर रैशनलाइज करते तो हम केवल पुअर फार्मर को सब्सिडी देते, रिच को नहीं देते, जिससे कि गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए आज डिबेट चलती है, एक तो फेवर है और दूसरा अगेंस्ट है। इकोनॉमिस्ट सिर्फ सिंपल सी बात ये कहते हैं, जब तुमने इंट्रोड्यूस किया था फार्मर्स की सिचुएशन वल्नरेबल थी तो हम पूरी तरीके से फेवर में है कि आपको सब्सिडीज देनी चाहिए थी। लेकिन आज फार्मर्स अच्छे खासे हो चुके हैं, उनके पास इनकम अच्छी खासी है। इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद द सब्सिडीज देन यू शुड रैशनलाइज द सब्सिडीज, ठीक है। आपको सब्सिडीज को रैशनलाइज करना चाहिए। इररिलेवेंट हर फार्मर को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए क्योंकि हर फार्मर गरीब नहीं है। बहुत से ऐसे फार्मर से जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टिल दे आर होप इन सब्सिडीज, तो जिससे कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंस है उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर से टैक्सेशन तो आता नहीं, सब्सिडीज ऊपर से और जा रहा है, तो इसलिए अगेंस्ट है। तो ये है स्टूडेंट डिबेट और सब्सिडीज, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट है, ठीक है। फेवर में भी ठीक है, अगेंस्ट भी बिल्कुल ठीक है। जब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आपको सब्सिडी की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट इज द होल आइडिया ऑफ योर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। ये सारी की सारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज थी। एग्रीकल्चरल को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर स्टेटस को, लैंड के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए उठाई गई पॉलिसीज थी, जिससे कि लैंड का पूरा स्टेटस इंप्रूव किया, फार्मर का स्टेटस इंप्रूव किया गया था। ओके, होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी।
In the next lecture, we will start with the most important your textbook questions के textbook questions क्या है एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, प्लस और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन वी विल स्विच टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को कैसे ट्रिगर और मॉनिटर किया गया था. थैंक्स.